नमस्कार। आप देख रहे हैं स्पेशल कवरेज न्यूज और मैं हूं आपके साथ शिव कुमार मिश्रा। मेरे साथ हैं आदरणीय वरिष्ठ पत्रकार डॉक्टर राकेश पाठक जी। स्वागत और अभिनंदन। दिल्ली में सुबह दिन निकलते ही घमासान मच गया, सड़कों पर भयंकर बवाल हो गया। अमित शाह के दफ्तर पर ममता बनर्जी के सांसदों ने धावा बोल दिया। कल जो घटना हुई वो बड़ी शर्मनाक थी। किसी की जगह छापा डाल सकता है ईडी, एक संवैधानिक संस्था है, लेकिन अब किसके यहां डालेगा ये सरकार तय करती है। मैं तो बड़ी खुले मन से कहता हूं। और ऐसे में वो धावा डालने पहुंच गई, लेकिन किसी पार्टी के आईटी के दफ्तर पर ईडी की रेड खतरनाक। वहां पूरा सिस्टम होता है, वहां पूरे कागजात होते हैं, वहां पूरे उम्मीदवारों की सूचियां होती हैं, कौन उम्मीदवार अच्छा रहेगा, बहरहाल पूरे कागजात थे। और जब वहां रेड पहुंची और जैसे ही ममता बनर्जी को पता चला तो तत्काल ममता बनर्जी वहां पहुंचती हैं, सारी फाइल्स निकालती हैं जो निकाल सकती हैं, और वो सारे विजुअल्स आते हैं, मीडिया में आ जाते हैं। और उसके बाद आज सांसदों ने गृह मंत्री के दफ्तर पर धरना बोला। 8 सांसदों को हिरासत में ले लिया गया है, पुलिस उठा ले गई है। ये कौन सा कानून है राकेश सर? मेरी समझ में तो आता नहीं, आपका पुराना एक अनुभव है क्या? इस देश में कई पत्रकार लिख रहे हैं कि कल मुख्यमंत्री ने लोकतंत्र का हनन किया है, लेकिन किसी ने यह सवाल नहीं उठाया कि ईडी ने किस हैसियत से टीएमसी के आईटी दफ्तर में रेड डाली। यह किसी ने नहीं पूछा, जबकि सवाल यही होना चाहिए था। तो क्या लोग को बचाए या तंत्र बचाए या सब कुछ ढह गया है? देखिए, अब पिछले 10-11 सालों में शिव कुमार जी जो हो रहा है देश में, उसमें साफ दिखाई दे रहा है कि केंद्र सरकार राज्यों की स्वायत्तता पर डाका डाले हुए है। हमारे संविधान निर्माताओं ने हमारे देश के पूरे ढांचे को एक फेडरल स्ट्रक्चर, एक संघीय ढांचा बनाकर दिया था कि केंद्र की अपनी स्वायत्तता है, उसके अपने अधिकार हैं, उसके अपने कर्तव्य हैं। इसी तरह राज्यों की भी अपनी सीमाएं हैं, उनके अधिकार हैं, उनके कर्तव्य हैं। केंद्र के पास तमाम तरह की जांच एजेंसियां हैं जो अपने आप में स्वायत्त शासी निकाय हैं, एक तरह से संवैधानिक संस्थाएं हैं। उन्हें कानून के मुताबिक काम करना चाहिए। लेकिन अब हो क्या रहा है, पिछले 10-11 सालों में जितनी ऐसी एजेंसीज हैं, जितनी केंद्रीय संस्थाएं हैं, जिसमें केंद्रीय चुनाव आयोग से लेकर ईडी, सीबीआई, एनआईए, आईटी, ये सब केंद्र सरकार की शूटर के रूप में काम करने लगी है। ये केंद्र सरकार के हरावल दस्ते हैं, ये उनके शिकारी हैं जिन्हें विपक्ष के लोगों पर, विपक्ष के नेताओं पर छू कर दिया जाता है और अपनी सरकार, अपने लोगों, अपनी पार्टी की राज्य सरकारों की तरफ ये सारी एजेंसियां आंख मूंदे बैठी रहती हैं। अब पहले कल जो हुआ है उसकी बात कर लेते हैं। आपने बड़े विस्तार से बताया कि ईडी ने वहां पहुंचकर एक कंपनी जो ममता बनर्जी की पार्टी के लिए काम करती है, उनके चुनाव प्रचार, उसकी योजना बनाना, बहुत सारे काम होते हैं। हर पार्टी आजकल इस तरह की एजेंसियों से काम कराती है, बीजेपी भी कराती रही है। और संयोग देखिए कि ये वही कंपनी है जिसके कर्ता धर्ता किसी जमाने में प्रशांत किशोर हुआ करते थे। प्रशांत किशोर 2014 से पहले के नरेंद्र मोदी के मीडिया मेकर माने जाते हैं। उन्होंने उनकी छवि बनाई, उन्होंने नारे बनाए, उन्होंने पोस्टर बनाए, उन्होंने बैनर बनाए, सब कुछ ऐसा माना जाता है, ये दावा किया जाता है कि नरेंद्र मोदी को गढ़ने में 2014 के चुनाव से पहले प्रशांत किशोर और उनकी इसी कंपनी का योगदान था। अब वो चूंकि कंपनी ममता बनर्जी का काम कर रही है तो मोदी सरकार और उनकी एजेंसियों की आंखों में खटक रही है। यहां पर थोड़ा सा रुककर इस टाइमिंग पर भी ध्यान देने की जरूरत है कि ये सारी एजेंसियां एन चुनाव से पहले ही विपक्षी दलों की तरफ क्यों नजर डालती हैं। जब जिस राज्य में चुनाव होना हो और उस राज्य में अगर गैर भाजपा शासित सरकार है, दूसरी पार्टी की सत्ता है। सर जी 20 सेकेंड लूंगा बस सिर्फ। सर, हेमंत सोरेन एक केस में ईडी ने गिरफ्तार कर चुनाव से पहले जेल भेजे, उस केस का क्या हुआ?
दिल्ली चुनाव से पहले अरविंद केजरीवाल जेल भेजे गए, लोकसभा चुनाव से पहले भेजे गए, उन केसों का अब क्या हुआ? क्योंकि एक एक वर्ष गुजर चुका है चुनाव हुए दिल्ली में, और 2-1.5 वर्ष से ज्यादा का समय गुजर चुका है झारखंड में। तो क्या वो केस खत्म हो गए, ईडी ने जांच बंद कर दी, या फिर जब अगला चुनाव आएगा तब फिर खुलेंगे? मैं सर थोड़ा सा जानना चाहता था कि जैसे ही बिल्कुल चुनाव खत्म हो जाता है वैसे ही चुनाव राज्यों की जांच फ्री हो जाती है। यही वाजिब प्रशांत सवाल। किशोर को अब टीवी पर किस तरीके से बिहार के चुनाव में फोकस किया गया, सारे इंटरव्यूज, सारे वीडियोस प्रशांत किशोर के चलते थे, अब वही प्रशांत किशोर की कंपनी पर ईडी का छापा। तो थोड़ा सा मैं जानना चाहूंगा। देखिए शिव कुमार, बिल्कुल सही सवाल आपने उठाया है कि ईडी ने पिछले सालों में 11 सालों में जितने ऐसे मुकदमे दर्ज किए, अरविंद केजरीवाल हो, सत्येंद्र जैन हो, मनीष सिसोदिया हो, संजय सिंह हो, हेमंत सोरेन हो, विपक्ष के चाहे जितने नाम जोड़ लीजिए, उन सब केसेस का एंड रिजल्ट क्या रहा? आपका सवाल वाजिब है। इसका जवाब तो ईडी के खुद के आंकड़े, केंद्र सरकार द्वारा लोकसभा और राज्यसभा में दिए गए उत्तर, उन सब में इसका प्रमाण मिल जाएगा। नंबर एक, ज्यादातर मामलों में सुप्रीम कोर्ट से ईडी को लताड़ लगी है। मुझे याद नहीं पिछले 10-11 सालों में जितनी बार ईडी या आईटी को, सीबीआई को सुप्रीम कोर्ट ने फटकारा है, लताड़ लगाई है, इस तरह की हेडलाइंस बनी है, इतना इससे पहले कभी हुआ हो। कितने मामले आप देख लीजिए, अरविंद केजरीवाल का देख लीजिए, हेमंत सोरेन का देख लीजिए, अभी सोनिया गांधी राहुल गांधी वाला नेशनल हेराल्ड वाला केस देख लीजिए। ज्यादातर मामलों में ईडी की कार्रवाई शून्य साबित हुई। अब उन आंकड़ों पर भी बात कर लेते हैं जो खुद सरकार ने संसद में पेश किए हैं। कई बार सवाल ऐसे पूछे गए विपक्ष के नेताओं द्वारा कि ईडी ने पिछले 10 सालों में कितने मुकदमे दर्ज किए, कितने मुकदमे राजनेताओं के खिलाफ थे, उनमें कितने मुकदमे गैर भाजपा पार्टियों के थे, और कितनों में कन्विक्शन हुआ। आपको जानकर आश्चर्य होगा, हमारे स्पेशल कवरेज न्यूज के दर्शकों के लिए भी हैरानी का सबब हो सकता है, यद्यपि अब सबको पता है कि ईडी ने कुल जितने मुकदमे दर्ज किए 10-11 सालों में, उनमें 95% से ज्यादा मुकदमे बीजेपी से इतर राजनीतिक दलों के नेताओं पर है। उसमें कांग्रेस है, आम आदमी पार्टी है, समाजवादी पार्टी है, डीएमके है, ममता बनर्जी की पार्टी है, सारे वे लोग हैं जो बीजेपी से अलग है। अब कन्विक्शन रेट भी जान लीजिए, कुल मिला के 3% से भी कम सजा दिलवा पाया है ईडी आज तक। यानी जिन लोगों पर आरोप लगाती है ईडी, वे आरोप अदालतों में ठहर नहीं पाते, कभी भी साबित नहीं हो पा रहे। यानी आपने 100 लोगों पर मुकदमा दर्ज हुआ, 3 लोगों को सजा करा पा रहे हैं, 2.5 लोगों को सजा करा पा रहे हैं। यही हाल इनकम टैक्स का, उसको भी मत भूलिए। अजित पवार के खिलाफ मुकदमा था, 1000 करोड़ की संपत्तियां इनकम टैक्स ने अटैच कर रखी थी। कुछ महीनों पहले ट्राइब्यूनल ने, इनकम टैक्स जो ट्रिब्यूनल है, उसने वे 1000 करोड़ रुपए की संपत्तियां रिलीज करने का आदेश दे दिया। यानी कोई आरोप साबित नहीं हुआ। तो ये एजेंसियां काम कैसे कर रही हैं? ये तो किसी थाने की साधारण पुलिस से भी घटिया इनका कामकाज है। और अब कल जो करने गए उस पर बात कर लेते हैं। एक मुख्यमंत्री को केंद्रीय एजेंसी के काम में दखल देना पड़े, ये सचमुच में चिंताजनक बात है, ऐसा नहीं होना चाहिए। लेकिन हमारे संविधान में आज भी ऐसे प्रावधान हैं कि जो केंद्रीय एजेंसियां, जैसे सीबीआई है, ईडी के बारे में बात नहीं कर रहा हूं, सीबीआई की कार्रवाई कई राज्यों ने आज भी रोक रखी है। शिव कुमार, देश में कई ऐसे राज्य हैं जिन्होंने ये प्रावधान कर रखा है कि सीबीआई बिना राज्य सरकार की अनुमति के उस राज्य में किसी को गिरफ्तार करके नहीं ले जा सकती, कोई छापे की कार्रवाई नहीं कर सकती, इत्तिला देनी पड़ेगी। तो इस तरह से बंगाल ने भी कर रखा है। बंगाल में सीबीआई सीधे ऐसे कार्रवाई नहीं कर सकती। बंगाल है, तमिलनाडु है,
केरल है, कई राज्य हैं ऐसे। जब भूपेश बघेल छत्तीसगढ़ में थे तो वहां उन्होंने कर रखा था। ये मामला सीधे सीधे चुनावी राजनीति से जुड़ा हुआ है। हर वो पार्टी जो बीजेपी को चुनौती दे सकती है, चुनाव में उसका सामना अच्छी तरह कर सकती है, उसकी कमर तोड़ने के लिए एक तो उसकी गुल्लक पर डाका डाल दो, इनकम टैक्स के जरिए। दिखाना चाहूंगा ये क्या कर रहे हो आप? अमित शाह को बुलाओ ऑफिस में। बंगाल में क्या कर रहे हैं अमित शाह? अमित शाह क्या कर रहे हैं? हाँ, ये क्या चोरी कर रहे हैं? वोट चोरी कर रहे हैं अमित शाह। हाँ, ये क्या? You are being detained now. You are being detained. You are being detained now. You see what is happening with Amit Shah, Delhi police. You see what is happening to MPs. All our MPs are being detained. कैसे घूस ले जा रहे हैं? क्या बना दिया? अब सर बताइए क्या कहेंगे, क्या बचा, क्या रहा और क्या कहा जाए? देखिए, ये दृश्य हमारे लोकतंत्र के लिए बहुत चिंताजनक है। ये जनता के चुने हुए प्रतिनिधि हैं, सांसद हैं, इनको इस तरह सड़क पर घसीटा जा रहा है, पुलिस पकड़ के ले जा रही है। और इनकी मांग क्या है? ये तो सीधी बात कर रहे हैं जो ममता बनर्जी ने कहा है कि गृह मंत्री एक घटिया गृह मंत्री के रूप में काम कर रहे हैं। वे एक तरह से राज्य की सरकार के कामकाज में दखल दे रहे हैं, जो कि असंवैधानिक तरीके से है। और जैसा कि मैं इस वक्त कह रहा था कि ये सब कुछ हो इसलिए रहा है कि बंगाल में चुनाव है। मैंने शुरू में कहा था, टाइमिंग देखिए, जिस राज्य में चुनाव होना हो, या तो वहां पे आतंकवादियों के आने की बात कही जाएगी कि साहब आतंकवादी आने वाले हैं, जेपी नड्डा को चिट्ठी देके आते हैं आतंकवादी, संख्या भी बताते हैं। सर आपने एक ऐसी बात कह दी बड़ी हैरान कर देने वाली। वो दिल्ली में लाल किला पर सर विस्फोट हुआ, उस दिन हमें भी रात में नींद नहीं आई थी, हम दिल्ली में रहते हैं। उस घटना की जांच रिपोर्ट आज भी नहीं आई। लेकिन जब तक बिहार में चुनाव रहा तब तक डॉक्टर खान, डॉक्टर सलीम, डॉक्टर अदीब, डॉक्टर कपिल, डॉक्टर जाने कौन कौन से डॉक्टर पकड़े गए, आधे उसमें से रिहा हो गए। उसके बाद भी कुछ नहीं हुआ। प्रधानमंत्री जी उसी दिन विस्फोट हुआ उस दिन विदेश यात्रा पर चले गए। आखिर देश में हो क्या रहा है? बात वहीं आ जाती है सर घूम फिर के। और जो आप कह रहे हैं कि बंगाल में चुनाव है इसलिए ये हो रहा है, पहले तो हम लोग ये करते थे कि समझ लीजिए गरीब की थाली में पुलाव है तो किसी राज्य में चुनाव है। और अब ये कहना पड़ेगा, समझ लीजिए अगर सरकारी संस्थाओं का दबाव है तो समझ लीजिए कि उस राज्य में चुनाव है। अब ये नारा बदलना पड़ेगा। देखिए, ये सब चुनाव के लिए ही हो रहा है। इसे समझने में कोई बहुत रॉकेट साइंस जानना जरूरी नहीं है। हर राज्य में चुनाव से पहले इसी तरह की कार्रवाई होती रही है। आपने झारखंड का उदाहरण दिया, दिल्ली का उदाहरण हमने देखा, किस तरह विपक्षी दलों की कमर तोड़ने की कोशिश होती है। छत्तीसगढ़ में जो हुआ हमने देखा। अभी भूपेश बघेल के सुपुत्र रिहा होके आ गए, जमानत पर बाहर आए हैं। पिछले लोकसभा चुनाव यानी इसी 2024 के लोकसभा चुनाव से पहले कांग्रेस के खजाने पर किस तरह डाका डाला गया। इनकम टैक्स ने बिना पार्टी को बताए, बिना खातेदार को बताए करोड़ों रुपए निकाल लिए। कांग्रेस का पार्टी के पास चुनाव लड़ने के लिए पैसे नहीं थे, नेताओं के हवाई जहाज और रेलवे के टिकट के लिए पैसे नहीं थे। तो ये लेवल प्लेइंग फील्ड कहां है? अब बंगाल में नरेंद्र मोदी और बीजेपी को पता है कि ममता बनर्जी को चुनौती देना आसान नहीं है। उनसे चुनाव में पार पाना इतना कठिन है कि उसके लिए फिर साम दाम दंड भेद अपनाना पड़ेगा। तो एक तरफ गृह मंत्री, प्रधानमंत्री घुसपैठियों का राग अलापेंगे, बांग्लादेशियों का राग अलापेंगे, दूसरी तरफ उनकी एजेंसियां शूटर के रूप में काम करेंगी। उनको छू कर दिया जाएगा कि फलाने आदमी को काट कर आओ। तो अब ममता बनर्जी और उनकी पार्टी पर हमला कर दिया गया है सरकारी एजेंसियों द्वारा। आप वहां से क्या हासिल करना चाहते थे? कैंडिडेट्स के नाम, चुनाव की तैयारी, उनकी चुनाव की रणनीति, रूपरेखा, कैसे उनकी सभाएं होंगी, उनका क्या चुनाव का पैटर्न होगा, क्या उनके नारे होंगे, क्या नैरेटिव बनाएगी। हर पार्टी अपना तैयारी करती है।
सरकारी एजेंसी का क्या अधिकार है? और कहां से कौन से केस को जोड़कर लेकर आ रहे हैं कि मनी लॉन्ड्रिंग वहां से वहां हुई, वहां से वहां पैसे दिए, एक्स ने वाई को दिए, वाई ने जेड को दिए। और आप आज लिख कर रख लीजिए, इस मामले में भी ढाक के 3 पात्र रहने वाले हैं, कुछ नहीं होने वाला। 2020 के विधानसभा चुनाव से पहले बिहार में बक्सर की आम सभा में जेपी नड्डा ने भाषण देते हुए कहा था कि 300 आतंकवादी घुसाए, ऐसी सूचना मिली है, संख्या बताई थी फिक्स। उसके बाद से लेकर आज तक सुध नहीं ली, वो 300 जो आए थे कहां चले गए? अभी भी लिट्टी चोखा खा रहे हैं बिहार में क्या? फिर 2025 का चुनाव आ गया बिहार का, फिर वही बीजेपी ने राग अलापा, लश्कर ए तोयबा, जैश ए मोहम्मद के लोग घुसाए थे। फिर उनका रूट भी बता दिया कि नहीं, वो इधर नहीं आए थे, वो नेपाल चले गए। बाकायदा उनके नाम, फोटो, पते, ठिकाने सब जारी कर दिए थे बिहार की पुलिस ने। केंद्र सरकार के इशारे पर केंद्रीय एजेंसियों ने धमाल मचा दिया था कि आतंकवादी घुसाए। आपको याद होगा ना उनकी तस्वीरें, नाम सब। फिर पुलिस ने कहा, सरकार ही अगर ये बयान दे रही है तो फिर इसका जवाब कौन देगा? ये नहीं कोई पूछता। समस्या यहाँ खड़ी है कि उनसे कोई सवाल नहीं कहता कि 11 साल फिर उनका रूट चेंज हुआ, वो भी बताया। फिर पुलिस ने रूट भी चेंज बता दिया कि वो उत्तर प्रदेश के रास्ते नेपाल में घुस गए हैं, फिर वहां से वो दुबई चले गए या इंडोनेशिया चले गए, पता नहीं कहाँ चले गए। मतलब बता रहे थे इन्हें कि अब हम कहाँ पहुंच रहे हैं। हाँ, सारा रूट प्लान बता के जाते हैं आतंकवादी, इनको आते और जाते, आते भी बताकर हैं, संख्या भी बताते हैं, क्या खाएंगे क्या पिएंगे, अपने सारा मेन्यू भी बताते हैं जेपी नड्डा को या बीजेपी के नेताओं को कि अगर बंगाल जा रहे हैं तो वहां रसम खाएंगे, गुजरात जाएंगे तो फाफड़ा खाएंगे। हर चुनाव से पहले आतंकवादी आएंगे, हर चुनाव से पहले केंद्रीय एजेंसियां विपक्ष को परेशान करेंगी, छापे डाले जाएंगे, इनकम टैक्स जैसे डिपार्टमेंट, ईडी जैसे डिपार्टमेंट दूसरी पार्टियों के खाते पर डाका डालेंगे और फिर चुनाव लड़ने नरेंद्र मोदी और अमित शाह जाएंगे। इसमें दुर्भाग्य की बात यह है कि अमित शाह देश के एक ऐसे प्रधानमंत्री हैं जो इतिहास के सबसे विफल प्रधानमंत्री हैं। आंतरिक सुरक्षा उनकी जिम्मेदारी है। सबसे ज्यादा आतंकवादी घटनाएं नरेंद्र मोदी के कार्यकाल में हुई हैं, अमित शाह गृह मंत्री हैं, उनके कार्यकाल में हुई हैं। घुसपैठियों का राग अलापते हैं, पिछले 11 सालों में कितने घुसपैठिए घुसाए इसकी संख्या नहीं बता पाते, और अगर घुसाए तो आप क्या कर रहे थे? बीएसएफ आपके जिम्मे है, केंद्रीय एजेंसियों का काम है, घुसपैठ को रोकना राज्य सरकारों का नहीं है। तो आप अपनी नाकामी का ऐलान खुद करते हैं, अपने मुंह से बताते हैं कि मैं एक नकारा गृह मंत्री हूं, मैं घुसपैठ नहीं रोक पा रहा, मैं सिर्फ विपक्षियों पर एजेंसियों को भेजने का काम कर सकता हूं, इतनी योग्यता है बस। बाकी न दिल्ली में आतंकवादी घटना रोक पा रहे, न पहलगाम में आतंकवादियों के घुसकर नरसंहार करने को रोक पाए। सीमाओं की सुरक्षा का जिम्मा जिसके पास है, उस गृह मंत्री से ज्यादा नकारा गृह मंत्री कौन होगा जो खुद हर मंच पर कहे कि घुसपैठिए आ रहे। झारखंड में भी कहते हैं, असम में भी कहते हैं, बिहार में भी कहते रहे हैं, जबकि बिहार तो कोई बहुत ज्यादा बांग्लादेश की सीमा ही नहीं जुड़ी थी बिहार से, तो कहां से आ रहे थे घुसपैठिए इतनी दूर तक? दिल्ली में कहां से आ जाते हैं घुसपैठिए? दिल्ली तो मेरा ऐसा मानना है कि ये एक विफल सरकार है। ये सिर्फ सरकारी एजेंसियों के जरिए विपक्ष को परेशान करना चाहती है, सत्ता में बने रहना चाहती है, जहां सत्ता में नहीं है वहां की सत्ता हड़पना चाहती है, बजाय लोकतांत्रिक तरीके से चुनाव में जीतकर। इसके बजाय या तो पार्टियों को तोड़कर महाराष्ट्र, मध्य प्रदेश, कर्नाटक, गोवा इस तरह की हरकतें करके या सरकारी एजेंसियों के जरिए चुनाव को प्रभावित करना, विपक्ष की कमर तोड़ना, एक ही तरीका आता है इनको। सर फिर ट्रंप को क्यों नहीं, ट्रंप के यहाँ भी ईडी फीडी भेज देते। ट्रंप रोज हमें, ट्रंप 72 घंटे में 3 बार अपमानित कर चुका है, तो क्या ईडी ट्रंप के यहाँ नहीं जा सकती है? सीबीआई ये वहां उधर नहीं जा सकती है? मैं जानना चाहता था, क्योंकि मैं थोड़ा इंटरनेशनल मामले में कम जानता हूँ। नहीं, बिल्कुल भेजना चाहिए। ईडी भेज दें, सीबीआई भेज दें, एनआईए भेज दें, अपने वो हवाई दस्ते भेजकर ट्रंप को उठवा लें। इससे ज्यादा अपमान और कोई क्या कर सकता है जो इस वक्त डोनाल्ड ट्रंप हमारे प्रधानमंत्री का कर रहा है?
हमारे देश के प्रधानमंत्री हैं, विश्व गुरु हैं, नॉन बायोलॉजिकल अवतार हैं, दुनिया के सबसे ज्यादा लोकप्रिय नेता हैं, उनके गले में दुनिया के सबसे ज्यादा नागरिक सम्मान के तमगे पड़े हैं, उनका अपमान कर रहे हैं डोनाल्ड ट्रंप। मैं आपकी बात से सहमत हूं, ईडी भेज देना चाहिए। नरेंद्र मोदी और अमित शाह को किससे पूछने की जरूरत है, फौरन से पेशतर रवाना करें, डोनाल्ड ट्रंप के व्हाइट हाउस में छापा डलवा दें, उसको पकड़ कर आए, आखिर देश की इज्जत का सवाल है, पकड़ के लाएं। वो सब नहीं कर सकते, ट्रंप का नाम लेने की हिम्मत नहीं है, अमेरिका शब्द भारत सरकार के प्रेस नोट में नहीं था वेनेजुएला वाली घटना में, चीन का नाम नहीं ले पाते हैं, पाकिस्तान का नाम नहीं ले पाते हैं, बांग्लादेश में हिंदुओं पर इतना अत्याचार हो रहा है, वहां ईडी सीबीआई एनआईए नहीं भेज पा रहे, अपनी सेना भेजकर बांग्लादेश में रक्षा करें हिंदुओं की, उससे तो धंधा कर रहे हैं। 1,80,000 टन डीजल बेचने जा रहे हैं नरेंद्र मोदी बांग्लादेश को, और शाहरुख खान एक खिलाड़ी खरीद ले तो देशद्रोही है, ये तेल बेच दे तो देश भगाते हैं। इसलिए इस सरकार से ज्यादा नकारा सरकार कोई हो नहीं सकती, जिसे अपना काम करना नहीं आता, सिर्फ पंडित जवाहरलाल नेहरू को गाली देना, उनकी आलोचना करना और विपक्ष पर सरकारी एजेंसियों से हमला करना, बस इससे ज्यादा काबिलियत मोदी शाह में नहीं है। सर, एक अंतिम सवाल आपसे पूछेंगे। जो हमने आपको वीडियोस दिखाया, टीएमसी के सांसद खींचे जा रहे थे, क्या ये सब ठीक है? चुने हुए जनप्रतिनिधि की बात न सुनना। अगर वो अमित शाह के पास जाकर अपनी बात कहना चाहते थे, उनके कार्यालय पे वो धरना प्रदर्शन करना चाहते थे, पहले भी किया गया है, ऐसा नहीं है कि आज, ये तो सरकारी धरना प्रदर्शन से आई है। महंगाई पे धरना, सिलेंडर बढ़ गया तो सिलेंडर सर पे लेकर स्मृति ईरानी, राजनाथ सिंह सब जंतर मंतर पे, अब जंतर मंतर का ही धरना खत्म हो गया। महंगाई हुई तो लौकी तोरई गले में डालकर बैलगाड़ी पर बैठकर अक्सर भाजपा के लोग धरना प्रदर्शन। तो क्या ये धरना प्रदर्शन से आई सरकार धरना प्रदर्शनों से वास्तविक डरती है कि कहीं ये भी ना आ जाएंगे फिर हम पर, फिर हावी हो गए, और हावी हो गए तो हमारा खेल खुल जाएगा? और जब से राहुल गांधी लगातार ये कह रहे हैं कि सत्ता बदली तो इन अधिकारियों को देख लेंगे, तब से अधिकारी बहुत सपोर्ट कर रहे हैं सरकार का। क्या है सर वजह इसकी? देखिए, पहली बात तो यह है कि विरोध प्रदर्शन लोकतांत्रिक अधिकार है नागरिकों का, राजनीतिक दलों का, किसी भी संगठन का, कोई भी संस्था हो, किसी विषय में अगर वो सरकार से या किसी से भी असहमत है तो विरोध प्रदर्शन कर सकती है। और ये तो सांसद है, ये अगर गृह मंत्री के दफ्तर के बाहर प्रदर्शन कर रहे थे तो कौन सी कयामत आ रही थी? शांतिपूर्ण तरीके से प्रदर्शन करने देते, वे कोई हिंसा तो कर नहीं रहे थे। अगर तोड़फोड़ करें, आगजनी करें, कोई भी ऐसा काम करें जो कानून के खिलाफ हो, तो पुलिस का काम है उसे रोके। लेकिन शांतिपूर्ण प्रदर्शन करने वालों को इस तरह घसीट कर ले जाना, इससे पहले भी हमने देखा था जब एसआईआर के मुद्दे पर 300 सांसद निकले थे संसद से, उन्हें भी चुनाव निर्वाचन सदन तक नहीं पहुंचने दिया गया था, सबको हिरासत में ले लिया गया था। तो ये सरकार डरी हुई सरकार है, वो प्रतिरोध की, असंतोष की, असहमति की आवाजों को सुनना ही नहीं चाहती। इसलिए अब विपक्ष और पूरे देश को ये समझना पड़ेगा कि क्या अब इस देश में खुलकर तानाशाही आ गई। अब प्रधानमंत्री, गृह मंत्री या सरकार के खिलाफ कोई धरना प्रदर्शन अपराध हो गया है। तो ये अब जनता को भी सोचना पड़ेगा। सवाल सिर्फ टीएमसी का नहीं है, सवाल सिर्फ ममता बनर्जी का नहीं है, सवाल लोकतंत्र का है, सवाल संविधान का है, सवाल देश का है। इसे बचाना जरूरी है, इन सबको बचाना जरूरी है। जी शुभमान। चलिए सर, आपने बड़ी महत्वपूर्ण मुद्दे पर हमसे बातचीत की, इसलिए आपका बहुत बहुत आभार, बहुत बहुत धन्यवाद।